देखिए, मौलाना हार गया और योगी जीत गए। क्या हुआ पता है? हुआ यूं कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने ऐलान किया कि 26 जनवरी पर मस्जिद, मदरसे और ईदगाहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। तो कट्टरपंथियों के दिमाग में भरा जहर रिसकर बाहर आ गया। मजहब को राष्ट्र से बड़ा बताते हुए कट्टरपंथी मौलानाओं ने कहा कि मस्जिदें इबादत के लिए हैं, सियासत के लिए नहीं। लेकिन सीएम योगी ने एक संबोधन में जब कहा कि धर्म कभी राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, तो भाईजान ने मौलानाओं की अपील दरकिनार करके मस्जिदों पर भी तिरंगा फहरा दिया। मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद इबादत की जगह है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाए। ये 2 कट्टरपंथी मौलाना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहे कि मस्जिदों पर तिरंगा फहराना इस्लाम के खिलाफ है। मुस्लिम समाज को भड़काते रहे कि मस्जिदें इबादत की जगहें हैं, सियासत की नहीं। लेकिन इनका भड़काना, बरगलाना सब बेकार हो गया। इनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। देशभक्ति का ज्वार भाटा मजहबी उन्माद की लहरों पर भारी पड़ा। गणतंत्र दिवस के मौके पर कही गई सीएम योगी की बात को भाईजान ने सही साबित किया। मदरसों और ईदगाहों के साथ साथ मस्जिदों पर तिरंगा शान से लहराया। लखनऊ स्थित टीले वाली मस्जिद की ये तस्वीरें देखिए, जहां मस्जिद के इमाम कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी ने तिरंगा फहराया। मस्जिद पर तिरंगा फहराने की ये तस्वीरें कट्टरपंथियों के सीने में आग लगा रही हैं। ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, इसीलिए वो तमाम तरह के भ्रम फैला रहे थे। लेकिन न सिर्फ उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं, बल्कि मुस्लिम समाज ने उन्हें आईना भी दिखा दिया। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है तो मस्जिद इबादत की जगह है, वो राजनीति का अड्डा नहीं है। तो बेहतर तरीका ये है कि मोहब्बत से सबको तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन मस्जिद और मंदिरों को कम से कम इन राजनीति से अलग रखना चाहिए। ऐसी सोच वाले आदमी से ज्यादा बहस करना बेकार है। उनको बाइकाट कर देना चाहिए। उनका बाइकाट कर देना चाहिए। जो अपने देश के मुल्क के झंडे से भी मोहब्बत नहीं करेगा तो वो किससे करेगा मोहब्बत। न सिर्फ लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर तिरंगा शान से लहराया, बल्कि सूबे के तमाम मदरसों पर भी मुस्लिम समाज ने आज़ादी का जश्न मनाया। ये तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर लखनऊ के दारुल उलूम मदरसे की है, जहां 26 जनवरी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई गई। दूसरी तस्वीर संभल की है, जहां मदरसा अजमल उल उलूम देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। तीसरी तस्वीर कौशाम्बी की है, जहां के मदरसों में भी तिरंगा शान से लहराया। यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब तक में मस्जिदों के अंदर तिरंगा फहराया गया। ये तस्वीरें देखिए। अमृतसर के हॉल गेट पर स्थित जामा मस्जिद में मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाया। ये तस्वीर उन कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो मजहब को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं। संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मस्जिदों पर झंडा फहराया जाएगा। मस्जिदें हमारी इबादत गाहें हैं। तिरंगे की गुस्ताखी में वो कैसे बोल दिए? वो तो देशद्रोही हो गए। इसके मतलब तिरंगा हर एक मुसलमान के यहाँ फहरता है, और वो जब 15 अगस्त के जो तिरंगा यात्रा निकाला जाता है, हर एक मुसलमान अपने इस्लामिक झंडे के साथ तिरंगा झंडा भी छत पे फहराने का काम करता है। और 15 अगस्त 26 जनवरी को अपने प्रांगण मस्जिदों के, मदरसों के, इमामबाड़ा के, वो जितनी विभव संपत्तियाँ हैं या अनवभ के गाँव में भी जाइए तो तिरंगा फहराते हैं। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता व्यक्तिगत धार्मिक आस्थाओं से ऊपर होती है। यही विचारधारा सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाती है। लेकिन साजिद रशीदी और अंसार रजा जैसे लोग इस विचारधारा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी संविधान के मूल भाव को कमजोर करने की साजिश होती है, तो आप इस बात को देखते होंगे कि कहीं न कहीं से इस सुगबुगाहट भी शुरू हो जाती है। जो सुगबुगाहट वर्तमान में उन भावों को कमजोर करता है जो न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हो। सीएम योगी जो कह रहे हैं उसे देश के हर हिस्से के मुस्लिम समाज ने सही साबित करके दिखाया है। अंसार रजा और साजिद रशीदी जैसे लोगों की कोशिशों को हिंदुस्तान की मस्जिदों पर तिरंगा फहराकर मुस्लिम समाज ने करारा जवाब दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बागपत का मदरसा संचालक राहिल रिपब्लिक डे पर भी नहीं माना। मदरसे के बच्चों को जहरीला ज्ञान देने वाला राहिल, उसने पता है आज क्या किया?
आज तिरंगा यात्रा निकाली। आप कहेंगे तो ये तो बहुत शाबाशी देने वाली बात है। सुनिए तो सही, इस दौरान उसने साजिश रची। वो साजिश रचने से बाज नहीं आया। भोले भाले बच्चे तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम या भारत माता की जय के नारे नहीं लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे अल्लाहू अकबर। राहिल अब गिरफ्तार है और यूपी पुलिस कैसे इलाज करती है ये तो आप सबको पता ही है। गणतंत्र दिवस की सुबह जब कर्तव्य पथ पर सेना अपने शौर्य की निशानियां लेकर उतरी, ठीक उसी वक्त यूपी के बागपत में कट्टरपंथ की किताब पढ़ाने वाला मदरसे का संचालक राहिल मदरसे के बच्चों के साथ 100 से ज्यादा बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर घर से निकले। आगे आगे राहिल और पीछे पीछे बच्चों की जमात। लेकिन जुबान पर वंदे मातरम नहीं, भारत माता की जय भी नहीं, देश को सलाम करने वाले बोल नहीं, मजहबी नारा था। गणतंत्र दिवस की यह सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है, जहां देशभक्ति वाले कार्यक्रम को कट्टरता का कार्यक्रम बनाने का भयानक प्रयोग किया गया। ये संयोग नहीं हो सकता कि बच्चों को पता ही ना हो कि हाथों में तिरंगा लेकर देश के गीत गाए जाते हैं, न कि मजहबी नारे लगाए जाते हैं। देशभक्ति के रंग में बच्चों को रंगा और उनकी जुबान पर चढ़ा दिया धार्मिक नारा। और उन्हें ऐसा करने की सीख मदरसा संचालक राहिल ने दी थी। ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जो इस मदरसे को चलाने वाले डॉक्टर चौधरी रहमान इलाही और उनके बेटे राहिल, उनको हिरासत में लिया, क्योंकि बच्चों से धार्मिक नारे लगवाए जा रहे थे। उन्हें देशभक्ति से जुड़े हुए नारे नहीं बताए गए थे। ये फैक्ट है कि मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम नहीं कहता, लेकिन भारत माता की जय कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? जय हिंद बोलने में मदरसे के बच्चों को क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन नहीं, क्योंकि राहिल जैसे मदरसा संचालक तो मुस्लिम बच्चों को मजहबी घुट्टी पिलाने में लगे हैं। क्या ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है कि तिरंगे की आड़ में धार्मिक नारा लगाकर जताया जाए कि वो इस देश के नागरिक तो हैं, लेकिन देश से उनका प्यार। अब आपको छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में स्कूल में मनाए गए गणतंत्र दिवस की तस्वीर दिखाते हैं। तो एक तरफ है मदरसे के बच्चे जिन्हें बताया गया कि वंदे मातरम की जगह अल्लाहू अकबर के नारे लगाने हैं, और दूसरी ओर हैं स्कूल के बच्चे जिनके लब पर है वंदे मातरम। ये सब तब हो रहा है जब कर्तव्य पथ पर परेड में वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर शानदार वंदे मातरम की धुन बजाई गई। सवाल तो बनता है कि क्या भाईजान ना तो भारत माता की जय बोलेंगे और ना ही वंदे मातरम? बच्चे अपने मन से लगा रहे थे, उन्हें बोला गया था। बच्चे बड़ा उन्हें बोला होगा, उन्हें घर को ने बोला होगा जी। गलत है, बिल्कुल गलत है जी। हाथ में भले ही तिरंगा है, तिरंगा उसका नाम लो, धरती जैसे बोलता है वैसे बोल लो, उसमें क्या दिक्कत है? चाहे कोई भी है, मैं हूँ या कोई भी है, इसमें ये गलत है। आज देशभक्ति के नारे लगने चाहिए और राष्ट्रीय त्योहार है गणतंत्र दिवस का, वो देश का बहुत बड़ा त्योहार है। भाई नारे गलत लगे जी, गलत लगे बिल्कुल। आज तो नहीं था, आज कार्रवाई होनी चाहिए जी। सवाल ये कि मदरसे की तालीम इस कदर मजहबी क्यों है, जहां देश से प्यार, देश के सम्मान से पहले धार्मिक कट्टरता आ जाती है। दूसरा सवाल ये कि इन मदरसों के खिलाफ ऐसा सॉलिड एक्शन क्यों नहीं होता कि जहरीले ज्ञान बांटने वाले ये ईंट पत्थर की दुकानों का शटर हमेशा के लिए डाउन हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस विस्फोटक का इस्तेमाल पिछले साल दिल्ली में किया गया था, ठीक वैसा ही विस्फोटक राजस्थान में मिला है, और वो भी 10,000 किलो। जी हाँ, 10,000 किलो, और वो भी गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले। इस मामले में पुलिस ने सुलेमान खान को गिरफ्तार किया है। क्या सुलेमान किसी बारूदी साजिश का प्लान बना रहा था? करीब 2.5 महीने पहले
जिस विस्फोटक के जरिए दिल्ली को दहलाया गया, लाल किले के सामने कार में ब्लास्ट किया गया, उसी विस्फोटक की भारी भरकम खेप राजस्थान के नागौर से बरामद की गई, वो भी 26 जनवरी से ठीक पहले। नागौर के थांवला में एक फार्म हाउस के अंदर अमोनियम नाइट्रेट छिपा कर रखा गया, वो भी इन सील बंद बोरियों में। सुनसान इलाके में मौजूद फार्म हाउस पर अमोनियम नाइट्रेट के जखीरे के साथ साथ कई बॉक्सेस में डेटोनेटर और वायर भी रखे गए। पुलिस की माने तो मौके से 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, जिसे करीब 187 बोरियों में भरकर रखा गया। इसके अलावा डेटोनेटर के 9 बक्से जब्त किए गए। 24 बक्सों में नीली लाल बत्ती वायर मिली। जो इस मुकदमे का आरोपी है सुलेमान खान, इसको गिरफ्तार किया गया है। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर, इस प्रकार की सामग्री को वहां से जब्त किया गया है। इन विस्फोटकों के साथ पुलिस ने सुलेमान खान को गिरफ्तार किया, जिसने अपने फार्म हाउस को विस्फोटकों का गोदाम बना रखा है। हैरानी की बात यह कि आरोपी सुलेमान पहले से कई मामलों में पुलिस के टारगेट पर था। जो अभियुक्त सुलेमान खान है, ये हरसौर का रहने वाला है। इसने अपने फार्म हाउस पर अपना एक मकान बना रखा था और इस फार्म हाउस पर ही ये स्टॉक उसने भंडारण किया हुआ था। पूर्व में अभियुक्त के 3 प्रकरण हैं और तीनों ही प्रकरण विस्फोटक अधिनियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 2 जेल ट्रायल हैं, एक में दोषमुक्त हो चुका है। सवाल कई हैं। आखिर सुलेमान ने इतनी भारी तादाद में अमोनियम नाइट्रेट क्यों जुटाया? ये विस्फोटक कहां से आया? सप्लाई कहां होनी थी? क्या किसी बड़ी साजिश का प्लान था? क्योंकि बीते साल 9 नवंबर को दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 2 अलग अलग ठिकानों पर करीब 3,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। अगले दिन यानी 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का ही इस्तेमाल किया गया था। जो पड़ोसी राज्य जो हरियाणा में जो अमोनियम नाइट्रेट का जो दिल्ली ब्लास्ट से जो कॉन्टेक्ट था, कि कड़ी इसमें भी जोड़ने की चांस है क्या सर? इसमें अभी जो हमारी केंद्रीय एजेंसीज हैं, उनके भी प्रतिनिधि पूछताछ हेतु इसमें आएंगे। अगर कोई तथ्य सामने आता है तो आप सभी से साझा किया जाएगा। अभी तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसमें यह सामग्री अवैध और वैध माइनिंग में काम लिया जाना सामने आया है। राजस्थान पुलिस के साथ साथ अब केंद्रीय एजेंसी भी इस मामले की जांच करेंगी, क्योंकि नागौर जिले के आसपास कई ऐसे शहर जहां भारी तादाद में विदेशी सैलानी आते हैं। आखिर वो शहर और इलाके कौन से हैं, जान लीजिए। नागौर के थांवला से पुष्कर की दूरी महज 14 किलोमीटर, नागौर के थांवला से अजमेर की दूरी 26 किलोमीटर, यानी आधे घंटे से भी कम वक्त में थांवला से पुष्कर और अजमेर पहुंचा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह कि पुष्कर हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। पुष्कर में भारी तादाद में इजरायली सैलानी आते हैं। पुष्कर में यहूदियों का बेद खबार यानी पूजा स्थल है। ऐसे में जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश में कि कहीं इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किसी बारूदी साजिश को अंजाम देने में तो नहीं किया जा रहा। वहीं पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि आखिरकार विस्फोटकों की सप्लाई चेन कहां तक फैली है और इस पूरे गिरोह का मोहरा और मास्टरमाइंड कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भाईजान 4 धाम नहीं जा पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 धाम यात्रा पर तो सिर्फ सनातनी जाते हैं, फिर भाईजान कैसे बैन होंगे? जिस तरह से पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का ऐलान हुआ था ना, वैसे ही तैयारी अब उत्तराखंड के 4 धाम में की जा रही है। मतलब भाईजान के लिए 4 धाम में एंट्री बैन हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम। उत्तराखंड के इन 4 धाम में भाईजान के लिए लक्ष्मण रेखा खींचने की तैयारी है और इसकी शुरुआत मां गंगा के मंदिर गंगोत्री से हो चुकी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद गंगोत्री मंदिर के कपाट जब गर्मियों में खुलेंगे तो वहां गैर हिंदू नहीं दिखेंगे, क्योंकि मंदिर समिति ने ऐलान कर दिया है कि अब से मंदिर या मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी।
गंगोत्री में गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक का ऐलान हुआ तो बाकी 3 धामों से ही ऐसी मांग उठनी शुरू हो चुकी है। गंगोत्री मंदिर ने ऐलान कर दिया है कि अब बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में भी ऐसा प्रस्ताव बनाने की तैयारी हो रही है और जल्द फैसला हो सकता है। बद्रीनाथ धाम के पुजारी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मांग ये उठा दी है कि मंदिर से जुड़े काम और मंदिर की ओर से दिए जाने वाले टेंडर भी गैर हिंदुओं को नहीं दिए जाएं। 4 धाम से जुड़ी समितियां अपनी तरफ से फैसला तो ले लेंगी, लेकिन क्या इसे कानूनी तौर पर लागू करना मुमकिन है? इस सवाल के जवाब पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर मंदिर से जुड़ी समितियों की तरफ से प्रस्ताव आता है तो राज्य सरकार इस पर विचार कर सकती है। इन स्थानों को देखने वाले, उनका संचालन करने वाले वहाँ के सभी हमारे जो धार्मिक संगठनों के लोग हैं, तीर्थ सभा के लोग हैं, गंगा सभा के लोग हैं, हमने कहा है कि उनकी जो भी उसमें राय होगी या जो उनका मत होगा उसके अनुसार ही सरकार आगे बढ़ेगी। 4 धाम यात्रा के रास्ते में कई मुसलमानों की दुकानें हैं। केदारनाथ धाम में पिट्ठू और खच्चर का संचालन करने वाले भी ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के होते हैं। अब सवाल ये कि क्या मंदिर परिसर और मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक होगी या फिर 4 धाम के पूरे रूट पर भाईजान। 4 धाम में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन की तैयारी ने मुसलमानों को परेशान कर दिया है। वो ये चाहते हैं वे मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी लेकर के जैसे गाय बैल भैंस को चलाया जाता है इस तरह लेकर चलें, मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है। आप लोग जो मुसलमानों के बायकॉट करने की बात कर रहे हैं ये सही नहीं है। मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज का यहाँ पे बैन है आना, तो ये कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुँचाने वाली बात। सनातन से जुड़े पवित्र जगहों पर गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक की शुरुआत हरिद्वार से हुई। पिछले दिनों हरिद्वार में गंगा घाट पर गैर हिंदुओं के एंट्री बैन के पोस्टर लगे थे। अब 4 धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के एंट्री बैन करने की मांग सीधे सीधे भाईजान को ही अफेक्ट करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मज़ारों पर चिपके नोटिस से मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मची हुई है। आज जी न्यूज़ की टीम मज़ारों के खादिमों के पास गई उनके दावे की सच्चाई जानने के लिए, जिसमें कहा जा रहा था कि जिन मज़ारों को हटाने का नोटिस मिला है उनमें से कई मज़ारें 600 साल पुरानी हैं। जी न्यूज़ की टीम ने खादिम से जब कागज़ दिखाने को कहा तो वो बगले झाँकने लगे। केजीएमयू से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आप भी देखिए। ये मज़ार अभी हाल फिलहाल में ही बनाई गई है। जिस तरीके से इसका रंग रोगन किया गया है, नई पुताई है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता कि ये 600 साल पुरानी जो मज़ार है। इस पे भी नोटिस जो है केजीएमयू की तरफ से चस्पा किया गया है। केजीएमयू में कुल 8 मज़ारें हैं, जिनमें से 5 पर केजीएमयू प्रशासन ने नोटिस चिपका दिया है कि 15 दिनों में जवाब दें वरना मज़ार हटा दी जाएगी। अब मज़ारों के खादिम मज़ार बचाने की तरह तरह की कवायदों में जुटे हैं। कोई कह रहा है 600 साल पुरानी मज़ारें हैं, कोई कह रहा है केजीएमयू बाद में बना, मज़ारें तो पहले से थी। ये मज़ार कितनी पुरानी? ये बता 600 साल पुरानी। पहले तो अस्पताल ही नहीं था, ये तो बाद में भी बनता रहा। 600 साल पुरानी मज़ार होने के दावे में कितना दम है? जी न्यूज़ पर केजीएमयू की मज़ारों का पूरा सच दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन में किसी भी मज़ार का उसके खादिमों ने कोई कागज नहीं दिखाया। कागज नहीं आपके पास? पुराने नहीं हैं, पुराने हैं तो वो वहाँ जमा होंगे अगर कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। अरे भाई क्या बोलते हैं ये कागज तो देखो आप दिखाने पड़ेंगे। हाँ, तो फिर जब टाइम आएगा तो दिखाएंगे। हम लोगों के टाइम पर तो ऐसा था नहीं, मगर बड़े बूढ़ों पुरखों से किसके पास कागज है बेटा? कोर्ट और सिस्टम कागज से चलते हैं, सबूत मांगते हैं, लेकिन मज़ारों के खादिमों के पास सिर्फ दावे हैं, कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज़ के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ उससे इन मज़ारों के पुराने होने पर संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए पुताई भी एकदम नई पुताई है, एकदम नया पुताई हुआ है और बिल्कुल अपडेटेड मज़ार जो आप कह सकते हैं, कह लेंगे, नया सा टीन लगा हुआ है। पहली मज़ार देखी, अब आपको इससे भी नई मज़ार दिखाते हैं जिसका अस्तित्व बस चंद दिनों का बचा है। इस मज़ार पर तो न टीन शेड है न ही कोई स्ट्रक्चर खड़ा है, बस मज़ार ही मज़ार है, चादर चढ़ाई हुई।
ये आप देख पा रहे होगे कि जिस तरीके से इस पर टाइल्स लगाई गई है, जिस तरीके से इसका रंग रोगन किया गया है, उसको ये देख के बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता है कि ये 600 साल पुरानी जो मज़ार है। हालांकि इसी की बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो अस्पताल प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने नोटिस जो है वो यहाँ पर चस्पा कर दिया है। KGMU में बनी 8 में से 5 मज़ारों को हटाने का प्रशासन ने नोटिस दिया है। नोटिस मिलने के बाद मुस्लिम मोहल्ले में खलबली मच गई है। अस्पताल की जमीन पर बनी अवैध मज़ारों को हटाने के लिए आगे आने की जगह कारी सैयद फजलुल मन्नान रहमानी मुद्दा ही बदलने पर तुल गए हैं। आज पूरे 90 मिनट तक मुनीर अपने बिल में दुबका हुआ था। जानते हैं क्यों? दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने 90 मिनट तक कर्तव्य पथ पर अपने जांबाजों के साथ, अपने जंगबाजों के साथ जो शक्ति प्रदर्शन किया, भारतीय सेना के विध्वंसकों को देखकर मुनीर का माथा ठनक गया, क्योंकि हिंदुस्तान का हर लड़ाका वॉर जोन में अपने एक प्रहार से तबाही मचा सकता था। लेकिन मुनीर की टांगें उस वक्त कांपी जब उसने कर्तव्य पथ पर त्रिशूल को देखा। 26 जनवरी के मौके पर हिंदुस्तान ने कर्तव्य पथ पर अपने हथियारों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया, वो भी पूरे 90 मिनट तक। पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए नाग मिसाइल। यकीन मानिए, कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना के विध्वंसक हथियारों को देखकर दुश्मन का कलेजा थर्रा उठा। और बात अगर मुल्ला मुनीर की करें तो मुनीर की सांसें 90 मिनट तक अटकी रही, क्योंकि कर्तव्य पथ पर हिंदुस्तान ने 3 ऐसे जांबाजों का प्रदर्शन किया जो पलक झपकते ही पाकिस्तान के कोने कोने में तबाही मचा सकते हैं, बारूदी विनाश ला सकते हैं। आखिर वो 3 हथियार कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पहला विध्वंसक हथियार MLRS सिस्टम सूर्यास्त्र। दूसरा विध्वंसक हथियार LRASHM। तीसरा विध्वंसक हथियार शक्तिबाण ड्रोन रेजिमेंट। कर्तव्य पथ पर दिखाई देने वाला ये वही त्रिशूल है जिसने मुनीर के सीने को छलनी कर दिया, क्योंकि इस त्रिशूल के जरिए पाकिस्तान को रौंदना, उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना सिर्फ चंद मिनटों का काम है। आखिर कैसे, ये आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सबसे पहले बात मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, जिसका नाम है सूर्यास्त्र। गणतंत्र दिवस पर पहली बार दुनिया ने भारत के सबसे खतरनाक स्वदेशी हथियार सूर्यास्त्र की झलक देखी। ये भारत का पहला स्वदेशी मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी बेहिसाब ताकत और एडवांस तकनीक इसे बैटलफील्ड का गेम चेंजर वेपन बनाती है। आखिर कैसे, ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। MLRS सिस्टम सूर्यास्त्र की रेंज करीब 300 किलोमीटर है। इसके लॉन्चर से अलग अलग रॉकेट दागे जा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत टारगेट पर सटीक हमला करना है। यह सिस्टम BEML के हाई मोबिलिटी व्हीकल पर तैनात है। सिर्फ हथियार नहीं है, यह भारत की नई सैन्य सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और इसके जरिए पाकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया कि भारत सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं है, बल्कि ऑफेंसिव डीप स्ट्राइक के लिए भी पूरी तरह तैयार है। अब बात समंदर के घातक शिकारी LRASHM की, जिसे गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रदर्शित किया गया। LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल, जो ब्लू बैटल ग्राउंड में किसी भी युद्धपोत या जंगी जहाज को पलक झपकते ही जलमग्न कर सकती है। आखिर ये ब्रह्मास्त्र कैसे दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है, ये भी जान लीजिए।
LRASHM की मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। ये मिसाइल मैक 10 की रफ्तार से अटैक करता है। LRASHM किसी भी रडार को चकमा देने में सक्षम है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जल्दी ही भारतीय सेना इस एंटी-शिप मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 3500 किलोमीटर तक कर सकती है, क्योंकि ताकत, रफ्तार और सटीकता के मामले में LRASHM चीन की TF-27 और YZ-21 श्रेणी की मिसाइलों से कई गुना ज्यादा घातक है। अब बात भारत के तीसरे विध्वंसक जांबाज शक्ति बाण ड्रोन रेजिमेंट की, जिसे आधुनिक युद्ध की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। दरअसल शक्ति बाण एक ऐसी ड्रोन रेजिमेंट है जिसमें 5 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में हमला करने वाले ड्रोन्स शामिल हैं, जो विस्फोटकों से लैस होकर किसी भी इलाके में तबाही मचा सकते हैं। लिहाजा गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में भारतीय सेना ने अपने उन्नत युद्ध सहायक सिस्टम शक्ति बाण और दिव्यास्त्र की झलक पहली बार दुनिया को दिखाई और बता दिया कि वॉर फ्रंट पर हिंदुस्तान नई टेक्नोलॉजी और तकनीक के साथ भूचाल लाने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर का आतंकवाद मॉडल तो पूरी दुनिया में बदनाम है, आप भी जानते ही हैं। अब मुनीर ने किडनैपिंग मॉडल अपना लिया है। बलोचिस्तान, जो पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर की दुखती रग बना हुआ है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान से लगातार आवाजें उठ रही हैं। आजादी की मांग बुलंद हो रही है। इन आवाजों को दबाने के लिए मुनीर और उसकी फौज बलूचों की किडनैपिंग पर आ गई है। ये हरकतें बलूचों का गुस्सा और भड़का रही हैं। सुन रहे हैं, ये हालात बलूचिस्तान के हैं। मुनीर और उसकी कायर फौज बलूचों पर लगातार जुल्म कर रही है। जुल्म इसलिए ताकि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाजें न उठ सकें। प्रदर्शनकारियों को मुनीर की फौज जबरन उठा ले जा रही है, उन्हें बंधक बना ले रही है। मुनीर की फौज की इस करतूत के खिलाफ बलूचिस्तान सुलग उठा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सरकारी संस्थानों के मुलाजिम हड़ताल पर चले गए हैं। हालात बद से बदतर हो गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल बलूचों के रिश्तेदारों को बिना किसी नोटिस, आरोप या कानूनी प्रक्रिया के उठा ले जा रहे हैं। उनके बारे में कोई खोज खबर नहीं मिल रही है। इस बारे में आवाज उठाने की कोशिश की जा रही है तो ऐसा करने वालों को भी नजरबंद कर दिया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सवाल उठाए कि अगर उनके परिजनों ने कोई अपराध किया है तो उन्हें अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि किसी को भी गुप्त रूप से हिरासत में रखना पाकिस्तान के संविधान और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून दोनों का उल्लंघन है। अब बलूचों को कौन समझाए कि मुनीर तो जाना ही इसी के लिए जाता है। मुनीर और उसकी फौज के खिलाफ अब प्रदर्शनकारियों का गुस्सा बढ़ने लगा है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर प्रशासन ने लापता लोगों के बारे में साफ साफ जानकारी नहीं दी तो उनका आंदोलन और तेज होगा। यानी आने वाले दिनों में मुनीर और उसकी फौज की मुश्किलें बलूचिस्तान में और बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।